नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल पर शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन होता है उसका एक अधिकारी होता है, उसके प्रशासनिक कार्यों को देखता है। अगर आप ये अधिकारी बनना चाहते हैं तो कैसे करें तैयारी, इस सेशन का यही उद्देश्य है। क्या इसका पाठ्यक्रम है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे कम मेहनत में आपका ये एग्जाम पास हो जाए, ये हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि वैकेंसी इसकी कब आ रही है, क्योंकि आपका सबसे बेसिक प्रश्न यही होता है। जाहिर सी बात है, वैकेंसी आती है तब आप लोग पढ़ाई करते हैं। वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। पिछले साल डेढ़ साल से लगातार सुनाई भी दे रहा है कि अब आई तब आई, आ जाएगी क्योंकि सीट वैकेंट है। इधर एक लेटर भी सर्कुलेट हुआ था जिस लेटर में खाली सीटों की संख्या की मांग की गई थी और शासन से जब अधियाचन जाता है आयोग को तो उसी के आधार पर आयोग वैकेंसी निकालता है, विज्ञप्ति निकालता है और एग्जाम होता है। तो वो आ जाएगी, वो हमारा काम नहीं है। उसके बारे में डेट की जानकारी हमको नहीं है तो वो डेट तो हम नहीं बता सकते। इस एग्जाम का क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस रणनीति से हमको चलना है, ये जरूर हम बता सकते हैं। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसके क्वालिफिकेशन की। इसमें एक डिग्री मांगी जाती है बीएड। जो लोग बीएड किए हैं वही ये फॉर्म डाल सकते हैं। डीएलएड, विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी और जितने लोग विशिष्ट बीटीसी से टीचर हैं वो अगर सोच रहे हैं कि ये फॉर्म डाल पाएंगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बीएड मांगा जाता है और बीएड करने वाले लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। कई लोग पूछते हैं सर मैंने बीएससी किया है तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन बीएड होना जरूरी है। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें, 2 चरण का ये एग्जाम होता है। पहला चरण है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा चरण है मेन एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका 120 क्वेश्चन का होता है। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 120 और मार्क्स 300। निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 2.5 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.84 के लगभग आएगा। ये निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करने पे इतने मार्क्स आपके कट जाते हैं। 120 क्वेश्चन में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम जब आप पास करेंगे तभी मेन एग्जाम दे पाएंगे, इसलिए ये पड़ाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करें कि हम प्रीलिम्स एग्जाम पास कर जाएं? तो कोई भी एग्जाम जब आप यूपी कमीशन का दे रहे हैं तो उसके कट ऑफ लिस्ट को देखेंगे तो लगभग 60% अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स पास हो जाता है। हालांकि ये तथ्य ऐसे नहीं स्वीकार किया जा सकता बिना पेपर के और बिना वैकेंसी के, लेकिन ये एक आदर्श स्कोर ये माना जा सकता है। कभी थोड़ा इससे कम, कभी इससे थोड़ा ज्यादा आपका कट ऑफ जा सकता है। तो आप तैयारी हमेशा एक कुछ मानक रख के करेंगे कि इतना हमको कम से कम करना है, तो वो मानक आप 60% से ऊपर रखिए। 60% अगर 120 क्वेश्चन का हम लेके चलें तो ये आपका हो जाता है 72, यानी कि कम से कम इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। सही सही का मतलब निगेटिव वाले कट के फिर इतने आपके बचें तो आप हर हाल में पास कर जाएंगे। टफ पेपर आएगा, इजी पेपर आएगा, कम वैकेंसी भी आएगी, तब भी जब आप ये एग्जाम पास कर जाते हैं तब मेंस एग्जाम में आप प्रवेश करते हैं। मेंस एग्जाम टोटल 400 मार्क्स का है और इसमें 2 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। एक पेपर है जीएस का और एक पेपर है यहां पर सामान्य हिंदी
व हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध लिखने का क्या यहां पे तात्पर्य है, यह मैं अभी आपसे आगे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस की, कि इसमें क्या पूछा जाएगा। जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कहां से आएंगे। सिलेबस बहुत स्पष्ट नहीं दिया होता है, लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग के द्वारा वो आपके ये सामने है। भारतीय कृषि, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में एक हालिया विकास, वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और सामाजिक प्रासंगिकता के विषय, भारत और विश्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान, कक्षा 10 तक का प्रारंभिक गणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। ये पूरा रहा सिलेबस। कई बार आपको लगेगा कि भारतीय कृषि, मतलब आप ऐसे पढ़ लें कि भारतीय कृषि किसे कहते हैं। लिखा है भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में आप बेसिक किताब कोई पढ़ लें, लूसेंट पढ़ लें, या आपने कोई जीके की किताब पढ़ी है उसमें कुछ फैक्ट्स याद कर लिए हैं, तो आपने सोचा कि हमने भारत के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो अब आसानी से हो जाएगा। तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, ऐसा नहीं है। एक स्तरीय पेपर, एक मानक पे आधारित पेपर आता है। वो पेपर किसी भी मामले में यूपी पीसीएस के एग्जाम से कमतर नहीं आंका जा सकता, तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी होगी। 2019 का पेपर उपलब्ध है। 2019 के पेपर को आप देखेंगे तो वो पेपर काफी अच्छा पेपर था। क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो सरल थे ही, कुछ क्वेश्चन कठिन थे, और कठिन ही नहीं कहा जाएगा, काफी कठिन थे, और कुछ क्वेश्चन दोनों के बीच के थे। सरल क्वेश्चन सारे लोग कर लेते हैं, कठिन क्वेश्चन जो होते हैं उनको जो अटेम्प्ट करते हैं उससे स्कोर बढ़ता है, लेकिन जो बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे कभी नहीं पड़ना है, क्योंकि उसको सारे क्वेश्चन वैसे करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप उनके पीछे पड़ जाएंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन हमारे कवर नहीं हो रहे हैं। तो रणनीति बनाने में इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस दिया है इसको पढ़े कैसे। तो इसको आपको बांटना होगा कुछ सब्जेक्ट में। जैसे दिया है भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि से ये ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे, तो अलग से भारतीय कृषि की कोई मोटी बुक आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन इनको अगर हम सेगमेंट वाइज पूरे सिलेबस को बांटें तो कुछ सब्जेक्ट सामने आपके निकल के आएंगे। जैसे इसमें एक आएगा इतिहास, एक सब्जेक्ट आपका आएगा भूगोल, एक आ जाएगा राज्य व्यवस्था, एक सब्जेक्ट निकलकर सामने आपका आ जाएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था, एक सब्जेक्ट आपका निकल के आएगा विज्ञान, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका निकल आएगा यूपी स्पेशल, और एक निकल के आएगा करंट अफेयर्स। एग्रीकल्चर इन्होंने अलग से लिखा है, लेकिन इसको हम भूगोल में पढ़ सकते हैं। भूगोल को 2 भागों में बांटेंगे, तो एक आपका विश्व का भूगोल और दूसरा आपका भारत का भूगोल। इतिहास को बांटेंगे तो 3 भागों में हम बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक में ही हम राष्ट्रीय आंदोलन को भी कवर कर लेंगे, और प्राचीन और मध्यकालीन में ये भारतीय संस्कृति जो लिखा हुआ है इसको कवर कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मामले और संस्थान ये अलग से दिए हुए हैं। करंट अफेयर में बहुत कुछ ये कवर हो जाता है, जो संस्थान चर्चा में रहते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ संस्थान आपको पर्यावरणीय मिलेंगे, कुछ संस्थान आपको आर्थिक मिलेंगे, कुछ संस्थान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे WHO है, तो उनकी रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आर्थिक की बात करें तो जितने आंकड़े जारी होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये सारे संस्थान वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनके बारे में जानना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये तो जीके में आप पढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए भी आप ये सोचें कि बस इनको पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, तो हो सकता है यहां से कोई एक क्वेश्चन आए। एक चीज इन्होंने कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हालिया विकास, तो जब करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, ज्यादा फोकस। जैसे नई शिक्षा नीति आई थी तो उसके बारे में, उसमें कुछ सुधार हुआ या कुछ लागू हुआ नया, तो उसको पढ़ लेंगे। साइंस में जब आप जाते हैं तो विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ते हैं, साथ में विज्ञान में प्रौद्योगिकी भी दिया हुआ है, तो इसको आप करंट अफेयर में कर लेते हैं। जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, मान लीजिए कि कोई मिसाइल का परीक्षण हुआ है, चंद्रयान है, मंगलयान है, गगनयान है, ये चर्चा में रहा है, कोई डील हुई है, फ्रांस से कुछ खरीदा जा रहा है, अमेरिका से कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट है वो पूछा जाता है। यूपी स्पेशल के बहुत प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन 5 से 10 प्रश्नों का यहां पर भी आप मान सकते हैं कि स्कोप है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना ज्यादा सही रहेगा। तो कोई भी आप पतली किताब उठाइए, किसी का नोट्स उठाइए और पढ़ डालिए, आसानी से तैयारी हो जाएगी। जितना छोटा सिलेबस दिख रहा है उतना छोटा सिलेबस ये है नहीं। हर एक टॉपिक की आपको अलग अलग बुक और उसमें से छांटना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ज्यादा समस्या होगी। तो खैर, हम लोग मदद के लिए आपके हैं, हम इसको बताते रहेंगे, हम तैयारी कराते रहेंगे, तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि लूसेंट पढ़ के हो जाएगा, केवल लूसेंट पढ़ के, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं। यहां पर बहुत लोगों का यह रहता है कि कक्षा 10 तक का प्रारंभिक गणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है, हम मैथ जानते नहीं है, तो कैसे इसको तैयार करें। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 10-12 सवाल इससे आते हैं। 4-5 सवाल कोई भी कर सकता है, बहुत बेसिक रहते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो टफ होते हैं, जिनको आता है वही कर पाएंगे, तो आप उनको ना करिए, अलग स्कोर कर लीजिए। राज व्यवस्था में आपको भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पढ़नी होती है। भारत के संबंध में ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन आपसे, जब जैसे आप मान लीजिए कि आपने पढ़ा संविधान हमारा कैसे बना, तो हो सकता है कि कौन सी चीजें अमेरिका से ली गई हैं, कौन सी चीजें आयरलैंड से ली गई हैं, रसिया से क्या लिया गया है, ये पूछा जाए। लेकिन मुख्य तौर पर आपको पढ़ना है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। तो अगर इतने मुख्य भागों में हम अपने सिलेबस को बांटें तो इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था 3 ये हो गए, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और यूपी स्पेशल 3 ये हो गए। 6 मुख्य पार्ट्स में इनको हम बांट सकते हैं, मुख्य भागों में इनको हम बांट सकते हैं, और 7वां आपका करंट अफेयर है। किसी भी यूपी कमीशन की परीक्षा में लगभग 20% करंट अफेयर पूछा जाता है, तो 20% के लिहाज से 20 से 25 सवाल यहां भी आपको मिलेंगे करंट अफेयर से जो रिलेटेड होंगे। 17, 18, 20 सवाल, 22 सवाल आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर बहुत डिसाइडिंग हो जाता है। साल भर करंट अफेयर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और अंत में कोई एक पत्रिका लेके उसको रिवाइज कर लें। 6-7 महीने का पेपर होने से पहले का करंट अफेयर आपको कवर करना होता है, तो उसको कवर कर लें, तो आपका काम हो जाएगा। ये तो हमने बांटा कि ऐसे ऐसे सिलेबस है। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें कि मेंस की भी तैयारी साथ साथ में हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहां सिलेक्शन। अगर उद्देश्य केवल होता प्रीलिम्स पास करना, तो यहीं पर हम बात बंद कर देते हैं। तो सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में मेंस की तैयारी भी करते चलें। आपका कहना यहां होगा कि प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस में पूरा लिख के आना है हमको, प्रीलिम्स में केवल टिक मारना है। सिलेबस देखते हैं हम। जनरल स्टडी की अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरे खंड में अभी हम बात करेंगे कि मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी
कितने मार्क्स का पेपर होता है वो 2 मिनट बाद हम बात करेंगे। प्रीलिम्स की सिलेबस की हमने चर्चा की है, अब जरा मेंस के सिलेबस पे हम चलते हैं। तो मेंस का सिलेबस भी यही है, सेम, बस एक टॉपिक इसमें से हटा दीजिए और वो टॉपिक है कक्षा 10 तक का प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। जैसे आप इसको हटाएंगे जितना बचेगा यही मेंस का टॉपिक है। तो जब आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो तो उसी समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है। और इसी को थोड़ा सा लिख अगर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की, आंसर की फ्रेमिंग कर लेते हैं, तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। आपने पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में, तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। सुमेलित करने में पूछा जाएगा क्रांति का नेतृत्व किसने कहां पर किया, है ना, जो जुड़े लोग हैं उनके जीवन से संबंधित। मेंस में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उन पर टिप्पणी कीजिए, या उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्रांतिकारी थे उन पर टिप्पणी कीजिए या उन पर चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा 1857 में। तो जो प्रीलिम्स में आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वही मेंस में आपके काम आने वाला है। अगर स्तरीय वो कंटेंट है, स्तरीय क्लास है, तो दोनों साथ साथ में आप तैयार कर सकते हैं। महज इतना काम करना है कि आपको थोड़ा बहुत लिखते रहना है। मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं छोटे बड़े सब पूछे जाते हैं। अभी उस कौन कौन से सवाल कितने अंक के और कितने शब्दों में उनको लिखना है वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप प्रीलिम्स पढ़िए, मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में आपने मानसून के बारे में पढ़ा, भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा, तो प्रीलिम्स में आपने ये पढ़ा कि मानसून उत्तर भारत में कब आता है, आपने पढ़ा दक्षिण भारत में कब आता है, पहले कहां आता है, वर्षा की मात्रा किधर से किधर जाने पे घटती है। मेंस में यही लिख देना है। प्रीलिम्स का जो फैक्ट कलेक्शन है, प्रीलिम्स का जो कॉन्सेप्ट है, मेंस में वही काम आता है। बस अंतर यह होता है कि लेखन शैली अगर आपकी अच्छी है, आप लिखना जानते हैं, तरीका आपको पता है, तो उन्हीं कंटेंट से आपका काम चल जाता है। बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। और यही कुछ हाल आपके विज्ञान में, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपसे प्योर कोई साइंस वैसा नहीं पूछा जाएगा, फंडामेंटल साइंस नहीं पूछी जाएगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी से सवाल बनेंगे। मान लीजिए 25 शब्दों में पूछ लिया गया कि आप कोई मिसाइल है उसके बारे में, उस पर 25 शब्दों में लिखिए। इसरो के कार्यक्रम के बारे में लॉन्ग कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसरो की उपलब्धियां आपसे पूछ ली गई, चंद्रयान मिशन पूछ लिया गया, गगनयान मिशन पूछ लिया गया, तो ये साइंस का है। इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति आपने पढ़ा, तो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे हम नियंत्रित करते हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है। आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं, बैंकिंग में आरबीआई की भूमिका के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा, तो जब फैक्ट ज्यादा आपने पढ़ा तो आपने देखा कि उसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कैसे आया अस्तित्व में, कार्य इसके क्या होते हैं। तो आरबीआई पे अगर कोई टिप्पणी पूछी गई या मौद्रिक नीति के बारे में पूछा गया, राजकोषीय नीति के बारे में पूछा गया, तो बस उसको लिख के आना है। बात को ऐसे समझिए कि जो आप प्रीलिम्स में टिक करने के लिए पढ़ रहे हैं उसी को मेंस में लिखना है। तो ये स्ट्रेटजी साथ में लेके चलिए। स्तरीय क्लासेस देखिए, स्तरीय सामग्री पढ़िए, बहुत भटकाव नहीं होना चाहिए, ज्यादा सामग्री नहीं होनी चाहिए। सारी किताबें मिलाएंगे तब तो इतनी मोटी, अगर आपने मान लीजिए कि इतिहास में आपने एसके पांडे सर की किताब को फॉलो किया तो तीनों सेगमेंट आप लेंगे तो आपके पास 1000 पेज तो यही हो जाएगा। आपने भूगोल में बर्नवाल सर की किताब को पढ़ा तो बर्नवाल सर की किताब ले लिया, बढ़िया किताब है, प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयार हो गया।
राज व्यवस्था में अगर आप एम लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ने लगे तो बहुत मोटी किताब है, या आपने थोड़ा सा शार्ट कट अपनाया और यहां पे वाणी की किताब ले ली, है ना। यूपी स्पेशल में भी आपने कोई नोट्स पढ़ लिया, वाणी की किताब ले ली, कुछ ले ली, तो आप कई बार इसको जब देखेंगे तो साल भर में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा आपके पास मटेरियल हो जाएगा, सामग्री बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उनके लिए तो ठीक है कि जैसे मान लीजिए कि लूसेंट कम से कम तो आप साइंस के लिए पढ़ेंगे ही। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग रमेश सर की किताब पढ़ते हैं, पीएमएच की किताब आती है, बहुत सारे लोग एसएन लाल सर की किताब पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप जो भी पढ़ें, पर्यावरण में बहुत सारे लोग पूरा एनआईएस का नोट्स पढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने से पहले आप दोनों सेगमेंट में रणनीति की अगर बात करें, ये तो बुक लिस्ट हो गई, लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पढ़ना क्या है ये जानना। अगर आप ये जान के क्वेश्चन आते कहां से हैं तो आपके लिए जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो आप कहेंगे केवल 2019 का ही एक पेपर हमारे पास है। आप पीसीएस के देखिए, आप आरओ के देखिए, हर एक आयोग का अपना क्वेश्चन बैंक होता है और उसी से क्वेश्चन निकाल के वो आपसे पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा कठिन थोड़ा सरल, बस ये अंतर होता है। तो मेंस और प्री दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो ये जो 72 का टारगेट है, ये लगभग 40 से 45 के बीच में आपका ओल्ड ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में सही होने लगेगा। बस 30 क्वेश्चन पे आपको 25 से 30 प्रश्नों पे आपको वर्क करना होगा और ये यहां पहुंच जाएगा। आगे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। प्रीलिम्स आपका पास हो गया, अब चलिए मेंस पे चलते हैं। मेंस एग्जाम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मैंने आपको बताया ही, जनरल स्टडी, एक पेपर जनरल स्टडी का होता है 200 मार्क्स का, और दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध। यहां पे स्पेशली लिखा है हिंदी निबंध 200 मार्क्स का। ये पेपर एक ही होता है और इसमें दो खंड होते हैं, एक खंड आ और एक खंड बा। जनरल स्टडी की बात हमने की है, जो सिलेबस आपने अभी प्रीलिम्स में देखा है उसी प्रीलिम्स के सिलेबस को, जो चीजें आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं उसी प्रीलिम्स के सिलेबस को आपको मेंस के लिए तैयार करना है। और मेंस में उसमें 20 सवाल आपसे छोटे पूछे जाते हैं 2 नंबर के, 10 सवाल शॉर्ट पूछे जाते हैं, वो 6 नंबर के एक सवाल, और 6 सवाल आपके ये पूछे जाएंगे 60 नंबर के हो जाएंगे, ये आपका 40 नंबर हो गया। और 10 सवाल आपसे 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनको आप शॉर्ट कह सकते हैं या थोड़ा सा लॉन्ग कह सकते हैं। लॉन्ग तो ये है नहीं, ये वेरी शॉर्ट है, ये वाले सवाल वेरी शॉर्ट, ये वाले वेरी शॉर्ट है, जो आपके 20 सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल आपके शॉर्ट है, और इनको आप कह सकते हैं शॉर्ट से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहां पर भी ये 10 नंबर का एक सवाल आपको 125 शब्दों में ही लिखना होता है। बहुत ज्यादा इसमें आपसे लिखने को इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो 100 नंबर के ये सवाल आपके होते हैं, तो इनको आप कह सकते हैं लॉन्ग इस पेपर के लिहाज से। तो टोटल सवाल हो गए 40, टोटल मार्क्स हो गए 200। ये आपकी जीएस का पैटर्न होता है। तो जब प्रीलिम्स में कोई चीज पढ़िए तो आप ये 25 शब्दों में आपको लिखना होता है, 20-25 शब्दों में, ये आपको 100 शब्दों के अंदर लिखना होता है जो 6 नंबर का है, और ये आपको 125 शब्दों 150 शब्दों में तैयार करना चाहिए। 50 शब्दों में इसमें आपको स्पष्ट करना है, 5-10% की छूट है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये कर ले जा रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, लोग सोचते हैं हम पढ़ते रहेंगे। तो प्रीलिम्स के साथ साथ जब एमसीक्यूज आप कर रहे हैं तो मेंस की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसी समय शुरू कर दीजिए। दूसरा सेगमेंट है सामान्य हिंदी और निबंध का। 2 खंडों में यह सिलेबस बटा होता है। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की, और दूसरे खंड में आपका जो पूछा जाता है वो है ये निबंध का पोर्शन, ये भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है ये मुख्य परीक्षा है तो पूरा लिखित एग्जाम होता है। एक अपठित गद्यांश इसमें आपको दिया जाता है, उसमें उसका संक्षेपण, उससे संबंधित एक प्रश्न,
रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसके शीर्षक ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। दूसरा एक ये है जो पत्रों का सेगमेंट है, इसमें शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन या आलेखन। तो ये स्पष्टता टॉपिक दिए हुए हैं, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र। इतने ही हैं, इतने पढ़ लेंगे, इन्हीं में से आएगा। 3 तरीके के यहां पे प्रश्न आते हैं। आपसे कभी पूछा जाएगा कि इनका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, कभी पूछा जाएगा प्रारूप बनाइए, कभी पूछा जाएगा 2 के बीच में अंतर और किसी एक का प्रारूप। तो इनको करके भी आप अपने बहुत कम मेहनत में इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप मटेरियल चुन रहे हैं, जो सामग्री आप चुन रहे हैं, ये विश्वसनीय होनी चाहिए। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, 20 नंबर का ये भी सवाल यहां पर आता है। ठीक है, 10 नंबर 5 सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में और फिर 10 नंबर 5 सेंटेंस अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं। बहुत कठिन नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कुछ आपको सरल भी मिल जाएंगे। ग्रामर अगर आपने तैयार कर ली है तो ये आसानी से हो जाएंगे। फिर हिंदी का एक सिलेबस ये है जिसमें अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम शब्द, ये तत्सम कर दीजिए, स्पेलिंग गलत है, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। इतना ज्यादा सिलेबस दिया है, लेकिन हर बार सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते, पूछे जा भी नहीं सकते, क्योंकि 100 नंबर का ही पेपर है। लगभग 21 नंबर यहां से आ जाता है, 20 नंबर ये हो गया, ये भी आपका 20 नंबर के आसपास हो जाता है। तो यहां पर आपके पास बहुत सारे टॉपिक पूछने का स्कोप उनके पास नहीं होता है, तो आपको यहां पर थोड़ी छूट मिलती है। सारे टॉपिक लिखना नहीं है, लेकिन कौन सा पूछ लिया जाएगा ये आपको नहीं पता है, तो पढ़ना आपको सब होता है। अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाएंगे आपसे, उत्तर प्रदेश की बोलियों पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग भी आपको करना होगा, अर्थ भी जानना होगा। तो हर एक टॉपिक इसको आपको पढ़ना है। किसी भी बुक से, गाइड बुक से मत पढ़िएगा, अच्छे नोट्स पढ़िएगा या कोई स्तरीय बुक, जैसे हम लोग जो नोट्स बनाते हैं वहां पे परिभाषाएं लेते हैं, तो एक स्तरीय किताब से लेते हैं जिसको लिखने के बाद में मार्क्स मिलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा पोर्शन इसका ये निबंध है, और निबंध में लिखा हुआ है हिंदी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे सामान्य हिंदी का पेपर भी आपको हिंदी में लिखना है, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में लिखते ही हैं, और निबंध के आगे हिंदी लगाने का मतलब यह है कि ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, कहने का मतलब इंग्लिश में नहीं लिख सकते, इसको हिंदी में ही लिखना है। 100 नंबर का निबंध का ये पेपर है, 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ये 2 सेगमेंट दिए हैं, आ और बा। हर एक सेगमेंट में 3 तरीके के टॉपिक दिए हैं। इन तीनों तरीके के टॉपिक से, जैसे साहित्य एवं संस्कृति से, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, 1, 2, 3 ये खंड आ में दिए होंगे, और ऐसे ही 1, 2, 3 विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ये 3 टॉपिक यहां पर भी दिए होंगे। इन तीनों में से एक और इन तीनों में से एक आपको चुनना है। हर एक निबंध 50 नंबर का होगा और इसको चुन के लिख के आना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने खंड आ से 2 चुन लिए और खंड बा को छोड़ दिया। स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध, और 700 शब्दों में ये निबंध लिखने होते हैं, लगभग 700 शब्द, 50-50 अंक के होते हैं। तो इनको भी आपको सेगमेंट वाइज तैयार करना होता है। यहां पे मेरी सलाह रहेगी कि कम से कम 2 यहां से आप, जैसे आपने साहित्य तैयार कर लिया और दूसरा आपने योजनाओं को मान लो छोड़ दिया, हो सकता है आप तैयार करें, लेकिन एक आपने ये छोड़ा, दूसरा ये पोर्शन तैयार कर लिया। यहां पे आपने विज्ञान पर्यावरण तैयार किया और प्राकृतिक आपदाएं तैयार की, कृषि उद्योग व्यापार को छोड़ दिया। तो 2 यहां पर तैयार रहे, 2 यहां, तो एक एक आराम से आप कर लेंगे।
और निबंध अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको मार्क्स यहां पर मिल भी जाएंगे। तो जीएस में ऐसा नहीं लिखा है कि जीएस हिंदी में, जीएस का मैंने यहां पे देखिए लिखा है जनरल स्टडी। यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चाहे इंग्लिश में लिखें और चाहे हिंदी में लिखें, जिसमें चाहे आप लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन दूसरे पेपर में बाउंडेशन है। 400 नंबर का टोटल मेंस का एग्जाम हुआ, यहीं पे कट ऑफ बनता है। लास्ट ईयर जिनको भी 200 नंबर आ गया था, 50% होता है 200 नंबर, उनका सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ और नीचे था। मैं बहुत नीचे कट ऑफ इसलिए नहीं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 200 से ऊपर मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। देखने सुनने में 50% मार्क्स बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है, मार्क्स यहाँ पे लुटाए नहीं जाते एकेडमिक एग्जाम की तरह। तो आप हमेशा तैयार करिए अपने को कि हम बेस्ट करेंगे, मैक्सिमम अच्छा करेंगे। तो आपका टारगेट यहां पर 200 से ऊपर होना चाहिए। मेंस के लिए भी किताबें जो हमने वहां पे बताई हैं वो पर्याप्त है, लेकिन मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग। अपनी कमियों को कमरे पे ही दूर कर लेना, वहां तक लेके ना जाना, एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जाना है। अगर आप कमरे पे दूर नहीं कर पाएंगे तो वही गलतियां आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। तो ये बीयू एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी रही। आप तैयारी हमारी मदद से भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, हमारे बैचेस चल रहे हैं, नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। और आप अपने आप भी पढ़ के बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर इतनी चीजों को समेट पाए। हमारे साथ चलने में आपका फायदा ये होगा कि हम आपको कम मेहनत में ज्यादा अच्छी तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सामग्री आपको जुटानी नहीं पड़ेगी। हम आपको जो सामग्री देंगे, जो राह दिखाएंगे, वो आपके इस यात्रा को बहुत आसान करेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।